तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स की सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ से सर्किट सॉल्विंग। किरचॉफ लॉ से सर्किट सॉल्विंग में हम दो मेथड सीखने वाले हैं। एक होती है नोडल मेथड और एक होती है मैश मेथड, या नोडल एनालिसिस और मैक्सवेल्स मैश एनालिसिस। और किरचॉफ लॉज आपको ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। किरचॉफ का एक लॉ होता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको जंक्शन रूल कहते हैं। इट स्टेट्स दैट एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट algebraic sum of all the currents is 0. In other words, algebraic sum of all the currents meeting at a junction of an electrical circuit is 0. ये आप जानते हैं, summation is 0, इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा लॉ होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It states that the algebraic sum of changes of potentials in a closed mesh of an electrical circuit is 0. किसी closed mesh में changes of potentials का algebraic sum 0 होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि KVL को हम केवल closed circuit के लिए ही लगा पाते हैं। Geometrically open यदि कोई circuit है तो भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूं, इनको कैसे यूज करते हैं अभी हम समझेंगे। अब यहां एक प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ये कई सारे यहां रेजिस्टेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं और दो सेल जुड़े हुए हैं इस सर्किट में, ऐसा नेटवर्क है, और हमको हर रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे हम ये सर्किट देखेंगे हमको समझ में आना चाहिए कि ये तीन रेजिस्टर्स क्लियरली सीरीज में है, क्योंकि इस ब्रांच में जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट इन तीनों रेजिस्टेंसेस में से होगा, और इसलिए हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस 3R वैल्यू का लगा सकते हैं। तो ये मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, इन तीनों रेजिस्टर्स को, बाय ए सिंगल रेजिस्टर 3R। और ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ये R ये वाला, और एक सेल, और उसकी पोलैरिटीज पे ध्यान देंगे तो इस तरह वो कनेक्टेड है। ये बॉक्स मैंने इस तरह यहां बना दिया, और इधर इन दोनों पे ध्यान दें तो ये दोनों भी सीरीज में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक रेजिस्टेंस बैटरी के या सेल के इस तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को सीरीज में कनेक्टेड हम कह सकते हैं, और इक्विवेलेंट होगा 2R। मतलब यहां पर हम लगा लेंगे ये सेल पोलैरिटीज पर ध्यान देते हुए, और एक रेजिस्टेंस कितना है वो 2R, वो यहां भी कनेक्ट किया जा सकता है, या आप चाहो तो यहां भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया वो 2R, और इस तरह सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने इस सर्किट को इस तरह कन्वर्ट कर लिया, इससे हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया ये सर्किट, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब हम करंट्स अज्यूम करेंगे, और वो हमारी मर्जी होती है। सबसे पहला काम हमने ये किया कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम अलग अलग ब्रांचेस में करंट्स अज्यूम करेंगे। जैसे मैं मान रहा हूं कि यहां पर करंट इस बैटरी से, इस सेल से X जो है वो बाहर निकलता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जंक्शन है, जंक्शन पर आकर इस करंट का हो जाता है डिवीजन, और मान लेता हूं मैं कि इस ब्रांच में करंट गया Y, और यहां यदि हम लगा दें किरचॉफ का करंट लॉ, तो आने वाला करंट यह है करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन X, और यह है बाहर जाने वाला। तो इस करंट को हम लिख सकते हैं X माइनस वाई। यहां मैंने KVL लगाकर इस ब्रांच का करंट निकाल लिया है, और इसका भी EMF E है, ये भूलना नहीं है। और ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि हर रेजिस्टेंस को करंट मिल गया। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है Y, इसमें कितना है X माइनस वाई, इसमें कितना है, इसमें X है, क्योंकि बैटरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से X करंट बाहर निकला है तो वो सब पूरे सर्किट में होकर वापस भी कितना जा रहा होगा, X।
तो एक्स ही करंट ये वापस आ जाएगा। इस तरह हर रेजिस्टेंस को करंट मिल गया। जैसे इन तीनों रेजिस्टेंसेस में कितना करंट होगा, तो ये हो गया y के बराबर, इन दोनों में कितना है तो ये x के बराबर। मतलब हमारा एजेंडा है टू फाइंड x एंड y बाय मैश एनालिसिस। हम लगा रहे हैं किरचॉफ्स लॉज, और किरचॉफ्स लॉज लगा रहे हैं क्लोज्ड मैशेस के लिए, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लूप मेथड। लूप मेथड और मैश मेथड एक ही बात है, मैश मेथड। और हम लगाने जा रहे हैं KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। उसके पहले हम यहां पर इस सर्किट की नेमिंग कर लेते हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं, इसका नाम रखता हूं इस जंक्शन का, इस नोड का A, ये B, ये C, ये D, और ये F क्योंकि E हम यूज कर चुके हैं, और ये G। और अब मैं सबसे पहले इस मैश के लिए इक्वेशन लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ KVL, जो क्या कहता है किसी भी क्लोज्ड मैश में चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स का सम 0 होता है। मैं यहां से शुरू करता हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, यहां कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो यहां ना तो कुछ ड्रॉप है ना कोई राइज है, पर जैसे ही मैं ये एनकाउंटर करूंगा 3R, तो इसमें से पास होने वाला करंट कितना है y, और मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग कर रहा हूं। और करंट फ्लो होता है हमेशा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी यहां पर आएगा ड्रॉप, और वो ड्रॉप कितना होता है रेजिस्टेंस में IR के बराबर। तो करंट इज y, रेजिस्टेंस इज 3R, तो यहां पर ड्रॉप आएगा 3YR का, तो उसको माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। मतलब कहने का यह है कि मैं इस मैश की बात कर रहा हूं, मैश ABCDA, मैश ABCDA। इस मैश में मैं लूप रूल लगा रहा हूं, या मैश रूल लगा रहा हूं, या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं, और मेरे ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन ये है। मैं ऐसे जाने वाला हूं फ्रॉम A टू B, देन टू C, D एंड बैक टू A। इस तरह से घूमने वाला हूं, और जो जो पोटेंशियल्स के चेंजेस आएंगे उनका अलजेब्रिक सम 0 लिखूंगा। तो जब मैं इसकी ट्रेवर्सिंग करता हूं, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन में क्योंकि मैं जा रहा हूं, तो ड्रॉप आएगा, तो मैं लिखता हूं -3YR के बराबर। अब एक बात ध्यान रखनी है कि कोई जरूरी बात नहीं है कि आप इस तरह जाएं क्लॉकवाइज, आप चाहें तो ऐसा भी जा सकते हैं, इक्वेशन सेम आता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैशेस भी कौन कौन सी हम लेंगे, तो ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। एक मैश के करस्पॉन्डिंग हमको एक इक्वेशन मिलती है, और यहां पर नोन क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो E इज नोन, R इज नोन, E R ऑल नोन। ये जो X और Y हैं, ये दो अननोन क्वांटिटीज हैं, मतलब दो हैं अननोन, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की हमको जरूरत पड़ेगी। और इसलिए इस मैश के करस्पॉन्डिंग में एक इक्वेशन बनाऊंगा, और एक इस मैश के लिए, तो 2 इक्वेशंस आएंगी, उनके मैनिपुलेशन से मैं अननोन क्वांटिटी फाइंड कर लूंगा। तो पहली इक्वेशन मैं इसके लिए बना रहा हूं फॉर द मैश ABCDA। तो यहां पर ड्रॉप अब यूं आते हैं, इधर कोई एलिमेंट नहीं है, इधर आते हैं, तो अब हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, यानी आएगा ड्रॉप। ड्रॉप आया इसलिए उसे -E लिख देंगे ये, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां क्या होगा, यहां राइज होगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस एनकाउंटर कर रहे हैं, करंट है इस तरफ, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट के ऑपोजिट, मतलब लोअर टू हायर, तो प्लस साइन के साथ रेजिस्टेंस इनटू करंट ले लेंगे, यानी प्लस x माइनस वाई इंटू R इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, -3YR, और यहां आएगा -YR, मतलब -4YR -E प्लस XR इक्वल्स टू 0, एंड से दिस इज इक्वेशन 1। ये हुई मैश ABCDA के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सिमिलरली अब हम इसकी बात करेंगे, इस मैश की। अब मैं बात कर रहा हूं मैश ADFGA, और इसी तरह मैं ट्रेवर्सिंग करने वाला हूं, मतलब ये पाथ भी हो गया मेरा। इस तरह से मैं मूव करूंगा फ्रॉम A to D, देन टू F G, एंड देन कम बैक टू A।
तो इसकी इक्वेशन मैं लिखता हूं। यहां पर आएंगे तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या आएगा, ड्रॉप, क्योंकि अब हम जब इस रेजिस्टेंस की ट्रेवर्सिंग करेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, विद माइनस साइन x माइनस वाई टाइम्स r। फिर आएंगे तो प्लस e, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ट्रेवर्सिंग के दौरान नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो प्लस e आएगा। और फिर आगे आएंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा ड्रॉप माइनस x इंटू 2r या माइनस 2rx, और फिर यहां पर ये प्लस e हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहां से यील्ड होगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां क्या आता है, ये आएगा माइनस एक्स आर प्लस वाई आर प्लस ई माइनस 2xr प्लस ई। तो ये और ये दोनों एडअप होंगे, क्या बनेगा, माइनस साइन के साथ माइनस 3xr। ये e और ये e मिलकर बनता है 2e, ये दूसरी टर्म, और एक टर्म आ रही है यहां से yr की, वो भी एडिशन में yr। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब इसमें से अननोन कौन सी क्वांटिटीज हैं, तो अननोन क्वांटिटीज हैं ये x और y, यहां पर भी ये x और ये y, ये अननोन क्वांटिटीज है, क्योंकि हमको हर रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो हम इनके लिए अब काम करेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग, अब फिजिक्स खत्म हो गई है, अब लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग है। यदि हम क्या करें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसे ऐड कर दें, तो ये 4yr वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यही काम अब हमको करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, यानी 4 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना और उसको इसके साथ ऐड कर देना, प्लस इक्वेशन 1। ये काम अब हम करने वाले हैं, प्लस इक्वेशन 1। तो अब कर लेते हैं इसे। अच्छा, इधर 0 भी लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबको मैं इस तरफ यहां भी नहीं लिखा है मैंने, यहां भी नहीं लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब इसको कर रहे हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, 4yr प्लस 4 से मल्टीप्लाई 8e, फिर 12xr, ये तीनों टर्म्स 4 के मल्टीप्लीकेशन के बाद, और इसके साथ इसे ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस 4yr, ये पहली टर्म, माइनस e, और यहां पर आएगा प्लस xr इक्वल्स टू 0। तो इसमें से ये 4yr ही कैंसिल आउट होता है, ये हुआ 7e और माइनस 12xr प्लस xr, मतलब माइनस 11xr इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें x मिल गया, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7e ओवर 11r। अब ये वैल्यू कैसी आई है, ये पॉजिटिव वैल्यू है x की, इसका मतलब जो हमारी ये अजूम डायरेक्शन थी करंट की x की, ये करेक्ट है। एक आंसर हमारा आ गया 7e/11r, ये x आ गया। अब y निकालना है, y निकालने के लिए वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपकी मर्जी। तो आपको मिल जाएगा y, तो y निकालना है मुझे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर -4, मतलब पुट x इन 1, इक्वेशन 1 में से पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह है -4yr माइनस e प्लस xr, ये x का वैल्यू ये हम यूज करेंगे, 7er अपॉन 11r, ये r भी कैंसिल आउट हो रहा है और हमको चाहिए ये, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं इधर, 4yr और यहां बच रहा है ये 7e/11 माइनस e। इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने पर 7e माइनस 11e मतलब -4e अपॉन 11, और ये आ रहा है 4yr के बराबर, तो y होगा अपॉन 4r, ऐसा हो जाएगा।
तो ये यहाँ 4 और 4 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचता है y इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास आंसर, माइनस साइन के साथ E/11R। तो ये है y, ये है x। आपने ध्यान दिया होगा कि x की वैल्यू तो आई है पॉजिटिव, यानी x का जो सपोज डायरेक्शन था वो करेक्ट था, पर y के साथ ये नेगेटिव साइन आना, ये नेगेटिव साइन आना बता रहा है कि हमारा y का जो डायरेक्शन है ये इनकरेक्ट है, इसको ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब भले हमने सर्किट में इस तरह उसे शो किया हो, पर वो इस तरह बह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये y के बारे में बात हुई। अब हमको निकालना ये तीसरा करंट, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से भी हमको करंट चाहिए, मतलब वी नीड टू फाइंड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई निकालते हैं हम। अब x की वैल्यू है हमारे पास, x कितना है 7E/11R, माइनस y ये है माइनस ऑफ मतलब E/11R, दिस गिव्स 8E/11R। ये x माइनस y का वैल्यू हो गया। तो तीनों करंट्स आ जाते हैं। तो अब यहां पर डायग्राम में फाइनल आंसर में हम किस तरह शो करेंगे, तो इस तरह शो करना पड़ेगा। x का डायरेक्शन करेक्ट भी था, तो ये x इक्वल्स टू ये इतना हो गया, कितना है वो 7E/11R के बराबर। ये x की डायरेक्शन, ये y का डायरेक्शन, y का डायरेक्शन हमको ऑपोजिट करना पड़ेगा और y की वैल्यू होगी E/11R, और ये दोनों एड अप होंगे। यहां पर यदि हम जंक्शन रूल लगा दें तो दोनों एड अप होंगे, एड अप होकर इनको 8E/11R होना चाहिए। तो ये x माइनस y का वैल्यू हो जाएगा, x माइनस y की जगह अब वो x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि y का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। तो यहां से भी ये चेक हो गया। इस तरह ये तीनों ब्रांचेस के करंट हमने फाइंड आउट कर लिए और यही इसके आंसर्स हैं। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। हमको ये नेटवर्क गिवन है और हमसे बोला हुआ है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है पर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। यदि ये 10 और ये 5 है, यानी रेशो कितना है 2:1। इन केस ये होता 20 और ये होता 10, तो रेशो हो जाता फिर से 2:1, तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता। पर ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ रेशो है 2:1 और यहाँ है 1:2, यानी इस ब्रांच को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अभी हमसे पूछा हुआ है करंट इन ईच ब्रांच, पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर पूछ सकते हैं, या इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो मैश एनालिसिस से जब हम करेंगे तो ये सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है। तो हाल फिलहाल तो अभी हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हम सीखेंगे शिफ्टेड सिमेट्री, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको इजीली कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस पर भी ध्यान देंगे। तो पहले मैं लगा रहा हूं KVL और उससे हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए मैंने ये सपोज कर लिया, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं ABCD और ये हो गया EF, ये मैंने नेमिंग कर लिया। अब मैं सबसे पहले करंट सपोज करूंगा। मैं मान लेता हूं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट को क्लोज करने पर X करंट इसमें से ड्रॉ होता है। यह है करंट X, ये जंक्शन है, यहां आकर करंट का होगा डिवीजन, तो उसका कुछ पार्ट मान लो यहां चला गया, से Y, तो बचा हुआ करंट इस ब्रांच से जाएगा और ये कितना हो जाएगा X माइनस Y। ये Y करंट जब इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो फिर से करंट डिवाइड होगा, और मैं मान लेता हूं कि D का पोटेंशियल ज्यादा है, D से करंट डाउनवर्ड्स गया Z, यानी अभी हमारे वेरिएबल्स बन रहे हैं X, Y, Z, इनकी टर्म्स में हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। और ये Y, Z, तो ये बचा हुआ कितना होगा Y माइनस Z, ये KCL लगाकर मैं करंट्स हर ब्रांच को असाइन कर रहा हूं। तो ये कितना हुआ X माइनस Y, ये है Z, ये एडअप होंगे तो ये करंट कितना होगा X माइनस Y प्लस Z के बराबर इस ब्रांच में, और ये दोनों करंट्स यहां आकर फिर कंबाइन होंगे और हमारा आंसर X आना चाहिए। व्हेन वी ऐड Y माइनस Z प्लस
x माइनस वाई प्लस जेड, हमको x मिलना चाहिए और वो मिल रहा है, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो करंट आया x। ये बैटरी की या सेल की प्रॉपर्टी होती है, जितना करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होकर और फिर कंबाइन होकर x ही उसके नेगेटिव टर्मिनल से अंदर आ जाता है। तो ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, इस बात का यहां पर हमको प्रमाण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे KVL। पहले मैं लगाऊंगा इस मैश के लिए, ये मेरी मैश, इसके लिए मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, एक लीनियर इक्वेशन। तो ये मैं काम क्या कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं मैश एनालिसिस से सर्किट सॉल्विंग, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर इस मैश के लिए A B D A, इस मैश के लिए। और ये ही मेरा ट्रेवर्सिंग का पाथ भी है, फ्रॉम A to B देन टू D एंड देन बैक टू A। तो यहां से शुरू करें तो यहां क्या आएगा, ड्रॉप, यानी मुझे लिखना चाहिए -10y, फिर उसके बाद फिर से ड्रॉप -5z, फिर ये राइज आएगा, यहां पर राइज कितना आएगा, +5 इंटू x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमको मिला, उसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। ये -10y है, यहां से हमको मिलेगा -5y, तो ये -15y हो जाएगा, -15y -5z प्लस 5x इक्वल्स टू 0 से दिस इज इक्वेशन 1। और इस मैश एनालिसिस से करते समय थोड़ा समय लगेगा, पर जो इसका आउटकम है वो यदि हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, शिफ्टेड सिमेट्री समझ लेंगे, तो आगे इस तरह की प्रॉब्लम आने पर आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, करेक्टली मिल जाएगा। तो अभी तो इस पर ध्यान दें। मैश ABDA के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा, सिमिलरली इस मैश के लिए भी एक इक्वेशन लिखेंगे। ये मैश कौन सी है, तो ये मैश है BCDB, BCDB, इस मैश के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहां से शुरू करेंगे, यहां क्या आएगा, तो यहां आएगा ड्रॉप -5 इंटू y माइनस जेड, यहां पर ड्रॉप। इसके बाद इधर आएगा राइज, करंट इंटू रेजिस्टेंस, +10 टाइम्स x माइनस वाई प्लस जेड। ये इधर राइज और यहां पर भी राइज होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब +5z इक्वल्स टू 0। ये मैश BCDB के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -5y प्लस 5z प्लस 10x माइनस 10y प्लस 10z प्लस 5z, और फिर से रीअरेंज करते हैं। ये y की टर्म्स दोनों मिलकर -15y, और ये z की 3 टर्म्स हैं, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20z प्लस 10x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। ये फॉर्म हो गई। अब यहाँ क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं x y z, इसलिए हमको 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी, तो एक मैश ये भी कंसिडर कर लेते हैं बाहर बाहर, इंक्लूडिंग दिस रेजिस्टेंस। तो अब मैं बात कर रहा हूं मैश A B C E F A की, इस मैश की बात कर रहा हूं। तो यहां से शुरू करें तो पहले लिखेंगे -10y ड्रॉप, फिर यहां ड्रॉप -5 इंटू y माइनस जेड। उसके बाद यहां आएंगे तो ये सेल एनकाउंटर करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं यानी राइज +10, और फिर यहां पर क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये x करंट इधर बह रहा है, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप यानी -10x इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -10y -5y प्लस 5z प्लस 10 माइनस 10x। फिर रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, तो ये y की 2 टर्म्स हैं, -15y प्लस 5z माइनस 10x इज इक्वल टू -10, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वेशन 3। अब ये 3 इक्वेशंस आने के बाद हम पहला काम ये करते हैं कि ये 2 इक्वेशंस लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, जब ये 10x हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक रिलेशन वाई जेड में मिल जाएगा, मतलब हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 यानी 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये काम करते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी यहां क्या होगा, -30y माइनस 10z प्लस 10x, और इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये प्लस 15y माइनस 20z माइनस 10x इक्वल्स टू 0। तो 10x कैंसिल होता है, माइनस 30y प्लस 15y यानी माइनस 15y, और ये दोनों मिलकर माइनस 30z इक्वल्स टू 0। ये एक और इक्वेशन हमको मिल गया। ये रिलेशन है y और z के बीच में। एक काम तो ये करेंगे, दूसरा काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को इससे ऐड कर लेते हैं, एडिंग 2 and 3, तो उसमें 10x कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन हमको y z में और मिल जाएगा। तो अब कर रहा हूं मैं एडिंग, ऐड 2 and 3, तो इनको ऐड कर रहे हैं। 2 इक्वेशन 2 इज माइनस 15y प्लस 20z प्लस 10x, और ये एडिशन इसके साथ यानी माइनस 15y प्लस 5z माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 10 के बराबर। तो यहां पर अब क्या होगा, ये 10x कैंसिल, और ये इनको रीअरेंज करते हैं फिर से टर्म्स को, तो ये हो गया माइनस 30y, और ये दोनों मिलकर प्लस 25z इक्वल्स टू माइनस 10 के बराबर। ये इक्वेशन और एक आ गया y z में रिलेशन। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसे, तो हमको z का वैल्यू मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन 3 आ गई है, ये चौथी इक्वेशन। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 यानी ये क्या हो जाएगा, 30y माइनस 60z, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और इस इक्वेशन को 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो क्या होगा, माइनस माइनस यानी ये होगा प्लस 30y माइनस 25z इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 10 यानी 10। ये 30y कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों मिलकर होते हैं माइनस 85z इज इक्वल टू 10, यानी z कम्स आउट माइनस 10/85। अब ये माइनस आना तो घबराना नहीं चाहिए, माइनस का मतलब होता है जो हमारी अजूम डायरेक्शन है, सपोज डायरेक्शन है वो इनकरेक्ट है, ऑपोजिट है। तो z कहां पर है, ये है z, मतलब एक्चुअली z नीचे न जाकर ऊपर फ्लो हो रहा है, ये इस माइनस ने हमको बताया। ये z का इक्वेशन आ गया 10/85। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं -5/17, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2/17, आई मीन 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2/17 एम्पियर। ये z का आंसर आ गया। अब एक बार z जब आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम वापस यहां पुट कर लेंगे, इक्वेशंस में यहां पर पुट कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा x और y का वैल्यू। तो अब इसके लिए अब हम काम करेंगे, तो वापस यहां पर इसको पुट करते हैं। z तो आ गया है हमारे पास, कितना आ गया है, z इज -2/17 एम्पियर, और इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन 4 में। तो अब इक्वेशन 4 ले लेते हैं, इक्वेशन 4 में z की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 4 इज -15y, ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है, 13 इंटू -2/17 इक्वल्स टू 0। तो ये -15y, ये पहले प्लस बनेगा और ट्रांसपोज करने पर वो -60/17 हो जाएगा। तो y कम्स आउट टू बी 4, इस 4 टाइम्स कैंसिल, 4/17 एम्पियर, प्लस साइन के साथ आया, मतलब हमारा y का सपोज डायरेक्शन सही है। इट कम्स आउट 4/17।
Z आ गया है, Y आ गया, अब चाहिए हमको X, और X यदि चाहिए है तो हमको किसी एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी रब कर दी है, मैं इसे ले लेता हूं। इसमें X का वैल्यू पुट करके हम Y और Z का वैल्यू पुट करके X का वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन में लिखता हूं -30y यानी 4/17 -10z, z इज -2/17, ये प्लस हो जाएगा 2/17 प्लस 10x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मुझे ये चाहिए, तो ये कितना होगा 10x इक्वल्स टू, को ट्रांसपोज कर देता हूँ 30 × 4/17 -20/17। तो इसको सॉल्व करना है, 1/17 बाहर आता है, ये होगा 120, 120 - 20 इज 100 इज इक्वल्स टू 10x, ये 10 टाइम्स कैंसिल यानी x कम्स आउट टू बी 10/17 एम्पियर, ये x का वैल्यू हो गया। तो फाइनली हमको तीनों करंट्स मिल गए। अब हम इनको मैं रब कर देता हूं और करंट्स यहां पर सब शो कर देता हूं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन से आगे ऐसे सवालों को सॉल्व किया करेंगे। तो ये कितना आया है, यहां मैं करंट लिख रहा हूं y को रब करके, डायरेक्शन सही है y का, y कितना आया है, तो y आया है 4/17। z डाउनवर्ड्स नहीं है, अपवर्ड है, और कितना है z का वैल्यू, वो है 2/17 एम्पियर, ये आ गया वैल्यू। और x भी हमको मिल चुका है, x का डायरेक्शन भी सही है, x इज 10/17, तो ये करंट भी हमको मिल जाएगा। ये है x और उसी का ये पार्ट है 4/17, तो 10/17 - 4/17 यानी ये करंट हो जाएगा 6/17, ये करंट हो गया। अब ये 6/17 यहां से आया, उसका ये पार्ट ऊपर गया, तो बचा हुआ यहां आएगा, वो कितना हो जाएगा 4/17 एम्पियर। और ये करंट दोनों एड अप होंगे, तो यहां कितना होगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज 6/17 एम्पियर। तब फाइनली हुआ क्या, यहां से कितना करंट ड्रॉ हुआ 10/17, और वो यहां डिवाइड हुआ 4/17 6/17, और यहां आने पर फिर डिवीजन हुआ 2/17 ऊपर, तो बचा हुआ 4/17 इधर, ये दोनों करंट्स एड अप हुए 6/17। तो अब आप ध्यान दें कि यहाँ करंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज कैसी हैं, 10 ओम और 5 ओम। इसमें कितना करंट है 4/17, इसमें 6/17, इसमें ज्यादा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसमें कम करंट जाएगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। इस तरह से यहाँ करंट का डिवीजन होता है। और यदि इस तरफ से देखें तो ये रेजिस्टेंस उल्टे जुड़ गए हैं, ये 5 यहां आ गया है, 10 यहां आ गया है, तो करंट की वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगी। यहां 4/17 था, यहां 4/17 हो गया, और ये 6/17 इधर हो गया। इसको कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। अब यदि इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो इसी सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इतनी इक्वेशंस और इतनी सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब आपको उसको बताता हूं। तो अब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह होता है उसको ऑब्जर्व करके हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आता है तो इससे आपका समय बचेगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये था हमारा सर्किट, वैल्यूज क्या थी, तो ये था 10 ओम, ये 5 ओम, यहां भी एक रेजिस्टर लगा हुआ था, ये था 5 ओम का, ये 10 ओम और ये 5 ओम। ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का। ऐसा सवाल यदि आता है और आप देखते हैं कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये रेजिस्टेंसेस इंटरचेंज हो गए, ये 10 5, ये 5, ये 10, तो इसे कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। तब क्या करना चाहिए, तो जैसा हमने यहां ऑब्जर्व किया था, यहां से हम करंट सेंड करेंगे x प्लस वाई, और इस जंक्शन पर उसे डिवाइड कर लेंगे, इसमें x और इसमें y। और जब यहां करंट सोचने होंगे तो ऐसा सोचेंगे कि ये 5 ओम में y था, तो यहां से भी 5 ओम में y करंट आएगा कंबाइन होते समय, और यहां होगा वो x। अब बात है इसकी,
इसमें यदि मैं करंट y माइनस एक्स डाल दूं तो y माइनस एक्स और x एडअप होकर y मिलता है। इस तरह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि इसमें कम इक्वेशंस से काम चल जाएगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं x और y। तो x y आने पर हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब मैं पहले ये मैश कंसिडर करता हूं। इस मैश की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ए बी डी ए की। इस मैश के लिए एक इक्वेशन और एक बार बाहर इस मैश के लिए एक इक्वेशन लिखूंगा, और इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू, क्योंकि दो ही इक्वेशन की जरूरत है, x y फाइंड कर लेंगे तो हमको सभी ब्रांचेस के करंट मिल जाएंगे। यानी हम पहले काम करेंगे फॉर मैश ए बी डी ए, इस मैश के लिए। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप यानी -10x, फिर यहां आएंगे तो यहां राइज हो जाएगा +5 इंटू, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, 5 इंटू y माइनस एक्स यहां, और फिर इधर फिर से राइज +5y इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -10x + 5y - 5x + 5y इक्वल्स टू 0। तो -10x ये 15 हो जाएगा, बल्कि -15x + 10y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इस मैश के लिए। कौन सी मैश? मैश ए बी सी ई एफ ए, इस मैश के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां से शुरू करें तो -10x, फिर यहां आ रहे हैं -5y, फिर बाहर यहां आएंगे तो ये सेल एनकाउंटर करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं यानी +10, और फिर इधर करंट की डायरेक्शन में तो करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस साइन के साथ, -10 इंटू x + y इक्वल्स टू 0। -10x - 5y + 10 - 10x - 10y इक्वल्स टू 0। तो ये 10x मिलकर -20x, ये 5y और ये 10y मिलकर -15y, और ये 10 ट्रांसपोज करेंगे -10, चाहे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20x + 15y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। अब दो लीनियर इक्वेशंस हमको मिली हैं x और y की, तो हम आगे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से मैं x का वैल्यू निकालता हूं। फ्रॉम 1 x इज कितना होगा वो 10y/15, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन 2 में। ये लिखी हुई है इक्वेशन 2। तो 20 इंटू 10y/15 प्लस 15y इज इक्वल टू 10। 5 2s 5 3s, तो ये हो गया 40y, और एलसीएम लेने पर ये होगा 45, यानी 85y/3 इज इक्वल्स टू आ गया 10। तो इससे हमको y का वैल्यू मिल गया। y इक्वल्स टू आगे आ जाएगा 30/85। 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 6, ये हो गया 17, ये y का वैल्यू मिल गया 6/17 एम्पियर। ये था हमारा y। तो y का वैल्यू हमको मिल जाता है 6/17 एम्पियर आसानी से। तो y आ गया। अब x चाहिए तो यहां पर पुट कर देते हैं y का वैल्यू। x इक्वल्स टू 10y/15, यानी 10/15 इंटू y इज 6/17। 5 3s 5 2s, और ये 2 टाइम्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4/17। ये 4/17, ये आ गया x का वैल्यू। उस पिछले सर्किट में हमने इसे x कहा था, इसे x कहा था, अब ये x है, ये आ गया x का वैल्यू। कितना आ गया 4/17, और इन दोनों का एडिशन वो टोटल करंट हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन मतलब हो जाएगा वो 10/17 एम्पियर के बराबर। तो इस तरह करंट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और यही मेथड हम अडॉप्ट करेंगे कैपेसिटर्स में भी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ करंट्स की बात होती है, वहाँ चार्जेस की बात होगी, बस इतना फर्क होगा।
अब एक काम और करना है इसी सर्किट में, और वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपको ये सर्किट देकर आपसे पूछा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो आपको यहां तक तो आना पड़ेगा, ये करंट तो फाइंड करना पड़ेगा 10/17 एम्पियर, और एक और सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है इन सब की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं इसी सोर्स के अक्रॉस जो उतना ही करंट ड्रॉ कर ले जितना कि इन सब ने मिलकर किया है, तो उस एक रेजिस्टेंस को इन सब का इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायग्राम हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट, इन सब की जगह एक, और ये एक लगा हुआ है यहाँ ऑलरेडी 10 ओम, और यहाँ सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और करंट हमको फाइंड करना ही पड़ेगा, और वो करंट हम निकाल चुके हैं 10/17 एम्पियर। अब हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, तो हम ये सर्किट बना लेंगे और अब लगाएंगे हम फिर से KVL इस पार्ट के लिए, सिर्फ A से ऐसे जाते हुए, A से B की तरफ। तो A से मैं स्टार्ट करता हूं, मान लो A का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है VA, और जब इधर जाएंगे तो हम जा रहे हैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब प्लस 10/17 करंट और रेजिस्टेंस 10, और फिर इधर जाएंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी -10 हम रीच कर गए B पर। तो इस तरह हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा VA माइनस VB, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू 10/17। इसको सॉल्व करें तो 10 कॉमन कर लेते हैं, 17 माइनस 10 यानी 7/17। ये इस तरह से VA माइनस VB निकल गया। और अब ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। हमको ये चाहिए, ये हमको पता लग गया है यहाँ से, कितना है 10 इंटू 7/17 इज इक्वल टू करंट, और करंट कितना है? करंट है 10/17 इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये 17 17 10 10 कैंसिल होकर R इक्विवेलेंट आ गया 7। पर अभी खुश नहीं होना है, एक गलती हमसे हो सकती है, हमने सिर्फ इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकाला है। यही यदि सवाल आपसे पूछा होगा तो इस 7 ओम के साथ ये आया है 7 ओम, इस 7 ओम के साथ ये भी सीरीज में, यानी हमको आंसर करना पड़ेगा 17 ओम के बराबर, ये उसका आंसर होगा। ये यदि नहीं होता तो फिर हम 7 ओम बोलते, पर इसके होने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 17 ओम होगा, तो ये इसके आंसर है। इस तरह जो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो या तो ब्रांचेस के करंट, या किसी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसको इस मेथड से सॉल्व करें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।